वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्टेड हैं? कृष्णा, लकी, अवीश, ऑफलाइन। चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा बेटा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा हम लोगों को पार्टनरशिप स्टार्ट करना है। आज हमें डिस्कस करना बेटा पार्टनरशिप। चेक करिए बेटा शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमें पार्टनरशिप का इंट्रोडक्टरी और साथ ही साथ गुडविल दो यूनिट को कवर करना है, तो थोड़ा सा आज हम लोगों को ज्यादा समझना होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों कनेक्ट हो जाइए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। लंच साथ में चलने दीजिए बच्चों। चलिए बेटा, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बच्चों पार्टनरशिप में इंस्टीट्यूट ने आज की तारीख में आपके सामने 5 यूनिट कर दिए। इन्हें जो सिलेबस बनाया और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला यूनिट तो था आपका इंट्रोडक्शन, जहां पर की पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक एलिमेंट्री बातें, जहां पर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरह के एडजस्टमेंट्स आप लोगों को पीएनएल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस तरह की बातें, पीएम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, गारंटी, ये सारी बातें यहां पर दी इंस्टीट्यूट ने। यूनिट नंबर 2 गुडविल को कवर करता है, जहां गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ, और उसके बाद डिसॉल्यूशन। तो ये जो 3 बड़े यूनिट हमारे सिलेबस में बनते हैं, यहां से इंस्टीट्यूट अच्छे क्वेश्चन निकाल सकता है। तकरीबन आप मान के चले 15 से 20 नंबर मिनिमम इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को कवर कर जाएगा। पुराने पैटर्न में भी 10 नंबर का क्वेश्चन तो हमेशा बनते ही था, 10 नंबर 12 नंबर तक का बनता था। अब चूंकि डिसॉल्यूशन आ गया है और डिसॉल्यूशन के अंदर भी बच्चों अच्छे कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, तो इसलिए तकरीबन 20 नंबर को कभी कभी ये चैप्टर का वेटेज क्रॉस कर जाता है टोटल हमारे 120 नंबर के पेपर में। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। जब पार्टनरशिप फॉर्म की हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए हमारे सामने सबसे पहले आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न होने वाली पार्टनरशिप फॉर्म। और जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम किसी पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी होती है। इट इज एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप में एक एसोसिएशन है, ग्रुप है, संघ है। एसोसिएशन फॉर डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन, ये जो एसोसिएशन आपने बनाया किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधि या चैरिटेबल एक्टिविटी यानी पुण्यार्थ की एक्टिविटी के लिए नहीं, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए बनाया। बिजनेस दैट मीन्स आप गुड्स की खरीदी बेची कर रहे हैं। प्रोफेशन जैसे कि आप सीए हैं, धवल नाम के धवल आप सीए हैं, ध्रुव डीडी, अब दोनों प्रोफेशनल पर्सन है और दोनों ने अपनी एक सीए फॉर्म बना ली और दोनों प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं। एक व्यक्ति जीएसटी का काम देख रहा है, एक व्यक्ति ऑडिट का काम देख रहा है। तो समझो बेटा, सबसे पहली बात, इट इज एन एसोसिएशन फॉर डूइंग बिजनेस आर प्रोफेशन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आपने जो एसोसिएशन बनाया जिसमें कि बिजनेस या प्रोफेशन करेंगे, यह हमारा पर्पस क्या होगा? यह हमारा पर्पस होगा प्रॉफिट कमाना, समाज सेवा करना नहीं। समाज सेवा करने के लिए आप एनपीओ में जाइए, यहां जो भी हमने एसोसिएशन बनाया वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बनाया। प्रॉफिट को अर्न करने के साथ साथ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सिर्फ अर्न करके अपने पास नहीं रखना है। एजेंसी एग्रीमेंट, एजेंसी पैटर्न कैसे चलेगा? भाई पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अनलिमिटेड मैनर में लायबल होते हैं। किसी एक पार्टनर ने भी किसी प्रकार का मिसकंडक्ट किया या किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया तो उस पार्टनर के मिसकंडक्ट या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए बाकी के सारे पार्टनर भी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अनलिमिटेड मैनर में लायबल। ये पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ जब पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन हम करते हैं तो ऐसे केस में यूजुअली हम लोगों को पार्टनरशिप डीड देखने में आती है। डीड एक तरह का रिटर्न एग्रीमेंट है जहां पर की पार्टनर लोग अपनी सारी बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशन वो डीड में लिख लेते हैं। बट डीड हो जरूरी नहीं भी है, ओरल पार्टनरशिप फॉर्म भी बनाई जा सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें अकाउंटिंग एस्पेक्ट से डिस्कस करनी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
या मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है, लेकिन डीड में कुछ जो फॉलोइंग मैटर में डिस्कस करने जा रहा हूं उनसे रिलेटेड प्रोविजन नहीं, तो ऐसे केस में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अकाउंटिंग एस्पेक्ट से। जबकि डीड नहीं है या फिर डीड है लेकिन डीड में प्रोविजन नहीं है। कौन कौन सी बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है देखिएगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का अधिकार नहीं बनता है, यानी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो डीड में स्पेशली प्रोविजन होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म भी पार्टनर लोगों के द्वारा किए गए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगा। पार्टनर लोगों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो ऐसे केस में आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविजन करना पड़ेगा। नो रेम्यूनरेशन, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पाने का अधिकार नहीं बनता। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन पाने का राइट नहीं बनता। शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल। जब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर डीड के अंदर कहीं कुछ मेंशन नहीं तो ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ अमाउंट एडवांस में दिया है तो इसे एडवांस दिया, लोन दिया, मतलब अदर देन कैपिटल के अलावा उसने कुछ भी एक्स्ट्रा दिया तो ऐसे केस में उस बंदे को इंटरेस्ट ऑन लोन पाने का अधिकार बनता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना परसेंट रहेगा, 6% पर एनम। लास्ट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट तक एक्सेस करने, अप्रोच करने या पहुंचने का पूरा अधिकार बनता है। चलो बेटा, आज बच्चों हम पार्टनरशिप का बेसिक यूनिट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और उसमें गुडविल भी डिस्कस करें। कल से फिर हम लोगों के सारे टेक्निकल चैप्टर्स आएंगे, लेकिन बेसिक से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन निकाल लेता है, इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन यहां पर कंसेप्ट डिस्कस करने की जरूरत बनती है। अब मैं एक एक कंसेप्ट यहां आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो करें स्टार्ट, रेडी? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होना चाहिए। अगर डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक प्रोविजन रिक्वायर्ड, यानी डीड के अंदर स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर लोगों के द्वारा किए गए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंसेस है पार्टनर के लिए, इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए। अच्छा, फर्म अपनी बुक में क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा? फर्म अपनी बुक में एंट्री करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करेगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा। बताओ जी, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने से ऐसे में कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। चलिए बच्चों, अब इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा? एक इफेक्ट तो जाएगा कैपिटल कम और दूसरा प्रॉफिट इंक्रीज, बराबर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उठा के हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बड़ा, क्या है तक का बेसिक सब बच्चों को क्लियर? पक्का? चलता। अब देखो, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन आपसे पूछता हूं। जैसे केस नंबर 1, सपोज करें आपके पास इंफॉर्मेशन है, अकाउंट हम क्लोज करते हैं 31 दिसंबर 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%। पार्टनर ए ने 30,000 रुपए ड्रॉ किया 1 सितंबर को। अब देखो बेटा, 1 सितंबर को ड्रॉ किया 30,000 रुपए, 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसने ड्राइंग कब किया था? 1 सितंबर को। अकाउंट हम कब क्लोज कर रहे हैं? 31 दिसंबर। तो काउंट करो बेटा, 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4। तो ब्याज कितने महीने का निकालेंगे हम? 4 महीने, बराबर बेटा। चलो, मैंने एग्जांपल चेंज किया। केस नंबर 2, देखो केस नंबर 1 के अंदर तो ड्राइंग्स की डेट दी हुई थी। यहां आपके पास इंफॉर्मेशन है, अकाउंट हम क्लोज करें 31 दिसंबर को। पार्टनर बी ने ड्राइंग किया, लेकिन मजे की बात है ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है। ड्राइंग्स की डेट अगर मेंशन नहीं है ना,
केस 1 और 2 में अंतर है बेटा। केस 1 में मैंने ड्राइंग्स की डेट दी थी, केस नंबर 2 में ड्राइंग्स की डेट नहीं है। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं है तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज एवरेज पीरियड का करते हैं। एवरेज पीरियड कैसे, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने, तो मान के चलते ड्राइंग्स थ्रू आउट द ईयर स्प्रेड ओवर है, पूरे 12 महीने के अंदर स्प्रेड ओवर है। तो ऐसे केस में 12 महीने का हमारे सामने समय था, डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज पीरियड निकल के आएगा 6 मंथ। तो इंटरेस्ट हम कितने समय का निकालेंगे, 6 मंथ का। 40,000 पर 10% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट, अमाउंट आ जाएगा 2000। चलो केस नंबर 1 और 2 में अंतर है बेटा। बोलो केस नंबर 1 में क्या था, वेरी गुड, डेट गिवन है। केस नंबर 2 में डेट गिवन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने समय का निकाले हैं, एवरेज पीरियड। चलो अब एक आपके सामने बहुत अच्छी सिचुएशन रखने जा रहा हूं। सिचुएशन नंबर 3 तो आसान है, जिसमें कि हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं, बराबर बेटा। और हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं मतलब आपका अकाउंट कितने महीने में क्लोज हो रहा है, 6 महीने के अंदर। और 6 महीने में क्लोज हो रहा है, ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है, तो यहां पर एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 3 महीने। ये पिछले वाले केस से कनेक्टेड था। केस नंबर 4 देखिए बेटा, आपको दिया हुआ अकाउंट क्लोज करें 31 दिसंबर 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है बेटा 8% पर एनम। ड्राइंग्स की डेट दी है, ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, ड्राइंग्स का पीरियड दिया है। आपने पहला ड्राइंग करा है 1 जून को, दूसरा करा 31 जुलाई को, तीसरा करा 1 सितंबर को, चौथा करा 15 नवंबर को। तो ड्राइंग्स में आपने अलग अलग अमाउंट के किए। बच्चों ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। 10,000 रुपए ये आपने 1 जून को विड्रॉ किए थे, तो बस आपने 7 महीने यूज करा, तो 10,000 पे 7 महीने का इंटरेस्ट 12,000 रुपए ये आपने ड्रॉ किए थे 31 जुलाई को। तो आप देखो 1 अगस्त से ब्याज निकालना पड़ेगा, तो इस पर ब्याज आएगा 5 महीने का 8,000 रुपए। ये आपने ड्राइंग किया था 1 सितंबर को, अब 1 सितंबर से गिनेंगे ना तो 4 महीने का ब्याज 20,000। ये आपने ड्रॉ किया था 15 नवंबर को, तो उसमें 1.5 महीने का ब्याज। यहां हमारे सामने सिचुएशन ये है, आपने ड्राइंग्स अलग अलग अमाउंट का अलग अलग डेट पे करा। अब या तो अलग अलग आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करिए। अब अलग अलग करने जाओगे तो ऐसे केस में एक पार्टनर ने तो साल भर में 12 बार ड्राइंग करा होगा, तो एक पार्टनर के लिए 12 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत टफ होगा। अब इसी स्थिति में आपको प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करनी चाहिए। प्रोडक्ट मेथड कैसे, ये आपके सामने ड्राइंग्स का अमाउंट है, ड्राइंग्स का पीरियड है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दिया। ये 12,000 5 महीने प्रोडक्ट निकाल लिया, 8,000 4 महीने प्रोडक्ट निकाल लिया, 20,000 1.5 महीने प्रोडक्ट निकाल लिया। इसका टोटल करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, बराबर बच्चों। और जब बच्चों क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करोगे ना तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा इंटरेस्ट 1 का निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 365 अगर डेज में कैलकुलेशन है, मंथ में तो डिवाइडेड बाय 12 और वीक में तो डिवाइडेड बाय 52। बोलो जी आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1280। बताइए बच्चों प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करेंगे बेटा हम, ना बेटा हाँ रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग आगे पीछे कम ज्यादा है। चलो बेटा यहां तक सब बच्चों को क्लियर, ऑनलाइन टीम को भी क्लियर बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर, अवीश कृष्णा लकी। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ओके बेटा। अब बच्चे आपको ये 4 अलग अलग कैटेगरी, 3 अलग अलग कैटेगरी के केसेस जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखना। अकाउंट हम क्लोज करें, सपोज करें 31 दिसंबर 2024 को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया 12%। ड्राइंग का एक पर्टिकुलर पैटर्न है,
वो पैटर्न क्या, वो देखिए, ड्राइंग हम कर रहे 5,000 रुपए पर मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। आपने एक नियम बना दिया कि सब हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। अब यहां एक शॉर्टकट तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये शॉर्टकट तरीके से काम करने के पहले आपको दो बातें चेक करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी दो बातें को चेक करो? पहली बात, ड्राइंग्स का अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे आप देखो ड्राइंग्स का अमाउंट हर जगह यूनिफॉर्म है, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 और 5,000। टाइम गैप यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे हर एक महीने के अंतराल में, हर एक महीने के गैप में। और अगर दोनों कंडीशन यस है, ड्राइंग्स का अमाउंट भी यूनिफॉर्म, देखिए 5,000 रुपए हर महीने, दूसरी बात टाइम गैप भी यूनिफॉर्म हर एक महीने के अंतराल में। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, पहले ड्राइंग के पीरियड और आखिरी ड्राइंग के पीरियड का एवरेज ले सकते हो। जैसे पहला ड्राइंग आपने किया था 1 जनवरी, तो इस पर ब्याज हम लोगों का निकल के आएगा 12 महीने का। आखिरी वाला ड्राइंग किया था आपने 1 दिसंबर, इस पर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर को तो हम अकाउंट ही क्लोज कर रहे हैं। अब दोनों के पीरियड का हमने एवरेज कर लिया, यानी 12 मंथ प्लस 1 मंथ इनका एवरेज करा, तो एवरेज बेटा मेरे पास 6.5 मंथ। बस अब आप यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लीजिए, 60,000 का 12% से 6.5 महीने का ब्याज कितना है बच्चों? कितना बेटा? 3,900। ऑनलाइन लिए बच्चों अमाउंट बताओ बेटा। 3,900 पक्का? यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ओके बेटा, ठीक है। चलो अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं बच्चों। मान लीजिए अकाउंट आप क्लोज करें वही 31 दिसंबर के दिन, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%। ड्राइंग आप करते 8,000 रुपी पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। बताओ बेटा, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करें, और हर महीने की आखिरी तारीख को मतलब जनवरी में आपने ड्राइंग किया है 31 ऑफ जनवरी को, फरवरी में आपने ड्राइंग किया है 28 फरवरी को, नवंबर में ड्राइंग किया 30 नवंबर को, दिसंबर में ड्राइंग किया 31 ऑफ दिसंबर को। अब बच्चों ऐसे केस में वर्किंग कैसे करेंगे वो देखिए। ये आपने 31 ऑफ जनवरी के दिन ड्राइंग करा, मतलब पहले महीने के आखिरी में, तो ये पैसा आपने 11 महीने यूज करा। आखिरी वाला ड्राइंग आपने 31 दिसंबर के दिन करा, मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में, तो इस पर ये लास्ट डेट के दिन करा, तो इस पर अगर मैं सेपरेटली ब्याज निकालूंगा तो 0 पीरियड का निकलेगा। अब देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, ड्राइंग्स का अमाउंट सेम है, देखो जी ड्राइंग्स का अमाउंट 8,000 सेम है, टाइम गैप भी सेम है। अगर दोनों कंडीशन यस है तो पहले और आखिरी ड्राइंग के पीरियड का एवरेज कर लो, और उसका एवरेज करेंगे तो 5.5 महीने बैठेगा। अब हम क्या काम करेंगे, पूरे 96,000 टोटल ड्राइंग पर, ये ध्यान रखना बेटा, देखो 8,000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करा 96,000, 10% के रेट से 5.5 महीने का ब्याज निकल के आएगा, और इस 5.5 महीने का ब्याज निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे सामने, 4,400। तो आप देखिए पहला वाला कॉम्बिनेशन, इसके पहले वाला मैंने कौन सा रखा था, जहां पर ये ड्राइंग कर रहे थे हर महीने की पहली तारीख को, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, जहां पर ये ड्राइंग कर रहे हर महीने की आखिरी तारीख। पक्का? ये तो क्लियर?
चलो अब एक अंतिम इसी तरह का पैटर्न रखता हूं मैं, जहां पर कि चलो जी आपका ड्राइंग है 7,000 रुपए पर मंथ, और ये कर रहे हैं हर महीने के मिड में, मतलब जनवरी में जनवरी के मिड में, फरवरी में फरवरी के मिड में, मार्च में मार्च के मिड में। देखो कैसे, जनवरी में मान लो आपने 16 जनवरी को ड्राइंग करा, फरवरी मान लो फरवरी के मिड मतलब 14 फरवरी को ड्राइंग करा, इसी मार्च के मिड में ड्राइंग करा, इसी दिसंबर के मिड में, नवंबर के मिड में। यहां पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। पहली कंडीशन, ड्राइंग्स का अमाउंट देखो हर जगह यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। दूसरी कंडीशन, रेगुलर इंटरवल। अब अगर दोनों कंडीशन यस है तो देखो बेटा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझो। पहले वाला ड्राइंग का अमाउंट आपने 11.5 महीने यूज करा है, क्योंकि जनवरी के मिड में आपने पैसा ड्रॉ करा था, तो जनवरी हाफ गया, वहां से दिसंबर तक 11.5 महीने। आखिरी वाला जो ड्राइंग है वो आपने दिसंबर के मिड में करा, तो उसमें हाफ मंथ का इंटरेस्ट। अब दोनों को करके देखेंगे, 11.5 प्लस 0.5 दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 6 मंथ आएगा, और यह इंटरेस्ट हमने कितने महीने का निकाल दिया, 6 मंथ का। लेकिन फिर ध्यान रखना बेटा, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितने अमाउंट पे करेंगे, टोटल ड्राइंग अमाउंट। जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं यहां पर 7,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने के बन गए 84,000। अब देखो इसी को मैंने शॉर्टकट तरीके से आपके सामने रख सकता हूं। शॉर्टकट तरीके से देखो कैसे बेटा, आपके सामने अगर आपने ड्राइंग कर रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो पहला ड्राइंग आपने करा होगा जनवरी में 1 जनवरी को, तो उस पर ब्याज निकलेगा 12 महीने का। आखिरी वाला ड्राइंग आपने 1 दिसंबर को करा होगा, उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा सॉरी 1 महीने का। दोनों का एवरेज करा तो ऐसे केस में 6.5 मंथ का इंटरेस्ट, अगर हम हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर। चलिए अगर ड्राइंग हम मिड में कर रहे हैं, दिख रहा है बेटा केवल ऑनलाइन वाले बच्चों, ओके बेटा। अब तो पहला ड्राइंग कब करा आपने, जनवरी के मिड में, तो उस पर ब्याज निकलेगा 11.5 महीने का। आखिरी वाला ड्राइंग कब करा, दिसंबर के मिड में, तो उसमें इंटरेस्ट कितने समय का निकलेगा, हाफ मंथ का। दोनों का एवरेज कर लेंगे तो 6 मंथ। चलिए बेटा, अब अगर ड्राइंग करते हम हर महीने की आखिरी तारीख को, और हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं, बताओ जी जनवरी में ब्याज, जनवरी की आखिरी तारीख को ड्राइंग करा होगा, जनवरी में 31 ऑफ जनवरी, तो उसमें 11 महीने। और दिसंबर वाला ड्राइंग आपने 31 ऑफ दिसंबर के दिन करा होगा, लास्ट डेट को करा होगा, तो उसमें इंटरेस्ट 0। यहां इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5.5 मंथ। बोलिए बेटा यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। चलो फिर मैंने रेगुलर लेक्चर में इसमें क्वार्टरली और ये सारे एडजस्टमेंट भी बताए थे, पर मेनली हम लोगों को ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना है। बोल बेटा क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब बच्चों को क्लियर। अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर लोगों ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर इंटरेस्ट दे सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होना चाहिए। इफ देयर इज नो प्रोविजन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म आपको दे सकता है। स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए, यस यानी डीड में क्लियर मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर लोगों के लिए इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे। अकाउंटिंग एंट्री चेक करने जाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया, नॉमिनल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पार्टनर लोगों की कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल के बजाय करंट अकाउंट भी हो सकता है, जबकि अकाउंट किस नेचर का हो, फ्लक्चुएटिंग ना फिक्स। ओके बेटा, कैपिटल अकाउंट के 2 नेचर में बताऊंगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ऐसे केस में करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पक्का बेटा। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सपोज करें 31 दिसंबर को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, आईयूसी का रेट आपको 10% दिया,
और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। तो पहले पार्टनर को 3.5 लाख का 10% मतलब 35,000 रुपए का ब्याज बन जाएगा। दूसरे पार्टनर को 4,50,000 का 10% मतलब 45,000 का ब्याज बन जाएगा। तीसरे पार्टनर को 3,75,000 का 10% मतलब 37,500 का इंटरेस्ट बन जाएगा। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलो केस नंबर 2, जरा केस नंबर 2 को देखो बेटा। सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल बेटा, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है, बराबर है, या कोई भी छोटे छोटे 2-2, 3-3 नंबर के छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं। ओके बेटा, चलो अब देखिए आपके सामने सिचुएशन क्या। अकाउंट हम क्लोज करें 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल का रेट है 10%। अब देखो पार्टनर एक ही इंफॉर्मेशन है, एक ही ओपनिंग कैपिटल दी है, फिर ए ने और कैपिटल ऐड करा और कैपिटल विड्रॉ भी करा। सेम थिंग पार्टनर बी और सी के लिए, ये पार्टनर लोगों की कैपिटल थ्रू आउट द ईयर एक जैसी नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो जितने समय कैपिटल है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ने, ये पार्टनर ए, 5 लाख रुपए कैपिटल इस बंदे की 4 महीने, कैसे 5 लाख कैपिटल थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 मई को 2 लाख रुपए और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की, 5 लाख कितना हो जाएंगे जी, 7 लाख रुपए। और ये 7 लाख रुपए कब तक रहेगी, 1 मई से 31 जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में कैपिटल निकाल दिए, तो मई, जून, जुलाई 3 महीने। ठीक, इसके बाद 80,000 रुपए का कैपिटल इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, इससे कैपिटल कम की, तो 7 लाख में से 80,000 रुपए हमने विड्रॉ करा, तो अब आगे हमारी कैपिटल रही 6,20,000। और 6,20,000 कितने समय से तक रहेगी, ये रहेगी बच्चों 1 अगस्त से, और 1 अगस्त से अगर हम 31 दिसंबर तक देखेंगे मतलब तो टोटल मिला के कितने महीने, 5 महीने। तो हमने अलग 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 इंटरेस्ट निकाला है, पक्का। ये क्या शो करेगा बच्चों, 4 महीने कैपिटल थी 5 लाख रुपए, 3 महीने कैपिटल थी 7 लाख रुपए, 5 महीने कैपिटल थी 6,20,000 रुपए। जितने समय जितनी जितनी कैपिटल रही उतने उतने समय का हमने इंटरेस्ट दिया। ओके बेटा, ये हमने कैलकुलेशन ए के लिए करा, तो इसे बी और सी के लिए। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, वो जरा मॉड्यूल आप निकालिए बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मेरे को बतानी है, उसको ध्यान दीजिएगा। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे बेटा मॉड्यूल निकाल लो बेटा, निकाल दिया। मॉड्यूल के अंदर ये पेज नंबर है 10.10,
धवल, यवल, अवीश, कृष्णा, लकी। स्टार्ट। चलो, इन लाइनों को ध्यान से पढ़ो बेटा। क्या बंद हुआ? ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा? ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा बेटा। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। थोड़ी देर के लिए बेटा अभी हम इन लाइनों को नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए सिर्फ प्रॉफिट में से, यानी इसका मतलब अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। Thus, in case of loss, no interest is provided. But in case of insufficient profit, प्रॉफिट अगर इनसफिशियंट है, नेट प्रॉफिट लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट आपका कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ज्यादा देना है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। जो प्रॉफिट है उसी को आप किस रेशियो में बांट दो? कैपिटल रेशियो में, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके रूप में बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। चलो बहुत ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ प्रॉफिट में से, यानी इसका मतलब समझो बेटा, हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यस। अगर आपके यहां पर लॉस है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट बाकी इनसफिशिएंट है, जैसे आपके सामने मान लो 5,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है 6,000। प्रॉफिट नहीं कि हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दें, तो जितने हैं कितने हैं बेटा आपके पास प्रॉफिट? 5,000 में, उसी को तीनों पार्टनर में बांट दो कैपिटल रेशियो में। और ये बता दो कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बराबर बता। चलो इसी बात को देखो एक सिचुएशन के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो जी, ये कैपिटल के बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस है। पार्टनर ए की कैपिटल 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल 3 लाख रुपए, सी की कैपिटल 1 लाख रुपए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। चलो नेट प्रॉफिट 1 लाख। अब नेट प्रॉफिट 1 लाख ना बेटा, इस सिचुएशन नंबर 1 के अंदर कैसे डील करोगे वो देखो। चलो देखो जी, अपने पास नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है अपने को। यहां पर बनेगा 20,000, यहां बनेगा 30,000, यहां बनेगा 10,000, मतलब 60,000। तो सफिशिएंट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट सकते हैं, बांट दो। 20,000, 30,000, 10,000, हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा 40,000। सफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, और अब उसके बाद जो 40,000 प्रॉफिट बचा है उसको तीनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो केस नंबर 2 पे आते हैं। नेट लॉस है,
अब बताओ आपने मेहनत करके लॉस कमाया, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट। बस ये लॉस को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो केस नंबर 3, नेट प्रॉफिट है लेकिन 45,000, ये नेट प्रॉफिट 45,000 नहीं बेटा, घाटा था ना बच्चों, इनसफिशिएंट प्रॉफिट तो अब है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांटना अपने को? 60,000। प्रॉफिट है लेकिन कितने हैं? 45,000। कोई बात नहीं, आप 45,000 को तीनों में बांट दो। कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में। और ये बता दो कि यही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नट शेल में कुल मिला के अगर बात करें ना बेटा, कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण आपके यहां पे लॉस नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों, कंसेप्ट क्लियर? चलो, अब ये सारी बातें तो डीड में लिखी है, सॉरी ये सारी बातें तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, लेकिन एक्ट एक और नई बात बोलता है। क्या बोलता है? सुनो, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अगर पार्टनर लोगों के बीच में कुछ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अब पार्टनर लोगों के बीच में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? यानी देखो जी, एक्ट ने तो बोल दिया, क्या क्या बोला था सुनो, एक्ट ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सफिशिएंट प्रॉफिट होने पे। दूसरी बात, एक्ट ने बोला था लॉस के केस में हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तीसरी बात, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जितना उसी को कैपिटल के रेशियो मार दो और बता दो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बातें एक्ट ने बोली थी। लेकिन एक्ट एक और बात बोलता है बेटा, क्या बोलता है? अगर 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 डीड में कुछ मेंशन नहीं है, सुनना, तो ये तो एक्ट की बातें एप्लीकेबल हो गई। लेकिन डीड में इनके अलावा कुछ बातें लिखी है जो कि यहां मेंशन थी, इनके अलावा कुछ डिफरेंट प्रोविजन लिखा है, तो डीड में जो लिखा उसको हम एक्सेप्ट करके चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डीड में लिख दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में दिया जाएगा रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना है, भले उसके कारण घाटा क्यों ना आ जाए। तो डीड में जो लिखा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में। सही बात है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर घाटा आया तो बटेगा। जैसे ये आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं मैं, सब उस पर नेट प्रॉफिट 45,000। अब चेक करो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे तो 60,000 बटेगा, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 45,000 इनसफिशिएंट है। पार्टनर्स आर एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर इस बात के लिए एग्री है कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा रिगार्डलेस लेवल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के स्तर को ध्यान रखे बिना। तो ऐसे केस में हर हाल में आपको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो जी कैसे, ये देखिए जी, मेरे पास नेट प्रॉफिट है 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दे देंगे 60,000। इसके कारण बोलिए घाटा आ जाएगा, और ये घाटा बोलो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो बेटा, नंबर 1 था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उससे रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके सामने रखे। सब बच्चों को क्लियर? चलिए बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। यानी यूनिट नंबर 1 से इंस्टीट्यूट अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस पर भी बात कर सकती है। देखिए कैसे, समझना बेटा। सबसे पहली बात, आपको पार्टनरशिप डीड उठानी पड़ेगी। डीड में अगर कोई रेशो एग्रीड है तो उसी रेशो में बांटिए। डीड में अगर रेशो मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में इक्वल रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। माइनर अगर पार्टनर है तो माइनर को हम प्रॉफिट में तो हिस्सा देंगे, लेकिन लॉस में उसकी शेयरिंग नहीं है। प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट अगर है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एबीसी, तो एबीसी का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इससे इनकी कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। तब उसका लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, उससे तीनों पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी कम। बराबर बेटा?
अब इसी को मैं अलग अलग सिचुएशन के अंदर आपके सामने रख सकता हूं, बाकी सिचुएशन बहुत सिंपल सिंपल बनेगी। जैसे यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है, इस रेशियो बांट दीजिए। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट डिफाइंड, तो इक्वल रेशियो बांटिए। मान लीजिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तौर पे बोला कैपिटल रेशियो, तो फिर आप उनके कैपिटल के रेशियो बांटिए जो उनकी कैपिटल आपको दी। सपोज करें माइनर भी पार्टनर है, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए लॉस है और माइनर भी पार्टनर है, तो माइनर को हम उस लॉस के अंदर हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, बाकी बचे हुए जितने भी मेजर पार्टनर है उस लॉस को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे। चलो जी, ये तो रूटीन बातें बनती है। यहां जो मुद्दे की और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ सकती, वो आ सकती गारंटी। बराबर अपना पॉइंट नंबर 1, मिनिमम प्रॉफिट की अगर गारंटी दी है तो क्या करेंगे। 3 अलग अलग सिचुएशन बनेगी बच्चों। पहला केस, गारंटी अगर मान लो फर्म ने दी है। दूसरा, गारंटी गिवन बाय एनी वन पार्टनर, एक पार्टनर ने गारंटी दी। तीसरा, गारंटी प्रोवाइडेड बाय 2 और मोर पार्टनर इन अनदर रेशियो। अब देखो एक एक सिचुएशन को पहले हम डील करते हैं। मान लीजिए आपके सामने सिचुएशन नंबर 1 है, जहां पर की गारंटी किसने दी है, फर्म ने। पक्का। अब देखो बच्चों सिचुएशन, नेट प्रॉफिट 50,000, 3 पार्टनर है बेटा, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। गारंटी प्रोवाइडेड बाय फर्म टू सी फॉर मिनिमम प्रॉफिट 15,000, फर्म ने सी को 15,000 रुपए की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी। बताओ बच्चों, डबल डबल किसने गारंटी दी, किसको, कितने प्रॉफिट की। तो हम सबसे पहले सी का हिसाब किताब नक्की करेंगे। ये फर्म प्रॉफिट लेके बैठेगी 50,000, सबसे पहले सी का हिस्सा निकालो। 50,000 का 1/5 निकालोगे तो 10,000 बना, लेकिन आपने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी 15,000 दी, उसका बनता कितना बताओ, 10,000। तो आपको कम से कम उसको कितने देने पड़ेंगे, 15 तो। अच्छा चलो, इसके बजाय अगर मान लो आपने उसको, उसका प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा होता 20,000, अब ना 20,000 देते, क्योंकि हमने उसको कम से कम 15,000 देने की गारंटी दी है। अगर उसका प्रॉफिट में हिस्सा कम बन रहा है तो 15 देना है, ज्यादा बन रहा है तो जितना बन रहा है उतना देना है। तो गारंटी किसने दी है, फर्म ने, किसको, एक पर्टिकुलर पार्टनर को। पार्टनर का हिसाब किताब खत्म करने के बाद बाकी बचे हुए प्रॉफिट को दोनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे, उनका जो रिलेवेंट रेशियो। बोलो गारंटी वाला सिचुएशन क्लियर। चलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, कृष्णा, कृष्णा भाई बोल रहे हैप्पी जन्माष्टमी सर। कृष्णा भाई आपका भी नाम कृष्णा है बेटा, हाँ अगेन सेम टू यू। बोल बेटा, सब बच्चों को क्लियर, आगे बढ़ो। कृष्णा भाई अगला पॉइंट बताना। बच्चों आपके सामने नेट प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी नया पार्टनर है और सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी 15,000। गारंटी प्रोवाइडेड बाय पार्टनर ए, यहां पर नए पार्टनर को गारंटी किसी एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर ने दी, और गारंटी अगर पार्टनर नहीं दी तो देखो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका भाई, गारंटी फॉर्म ने तो नहीं दी ना कृष्णा, ये डबल गारंटी किससे दी, ए ने, पार्टनर ने अपने लेवल पे दी ना। तो ठीक है, फॉर्म तो क्या करेगी, प्रॉफिट को बांट देगी 50,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आप आपस में सेटल करो। बोलो गारंटी किसको मिली थी, सी को, कितने प्रॉफिट की, 15 मिली, कितने उसको, कितने कम मिली, 5,000 उसको और देंगे। और डेफिशिएंसी कौन बियर अप करेगा, ए।
चलो अब बताओ, ए को फाइनली मिलेंगे 15, बी का रेशो अनअफेक्टेड रहेगा और सी का रेशो बढ़ जाएगा, हिस्सा बढ़ जाएगा। हिस्सा बढ़ जाएगा मतलब जितना उसको गारंटेड था उतना तो मिल ही जाएगा। चलो अंतिम सिचुएशन सुनना बेटा, मान लीजिए नेट प्रॉफिट 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी सी को 15,000, गारंटी प्रोवाइडेड बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 के प्रॉफिट तीनों पार्टनर बांट देंगे। अब हम चेक करेंगे भाई इसको मिल रहे 10,000, बोलो जी इसको मिल रहे 10,000, मिलने चाहिए थे कितने 15, बोलो जी कितने शॉर्ट है तो उसको 5,000 और दिया जाए, बराबर बेटा। और ये 5,000 दोनों पार्टनर बियर अप करेंगे कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बराबर बेटा, नो इसका हिस्सा कम और इसका हिस्सा कम हो जाएगा और उसको 15,000 पूरे मिलेंगे। यस, वो उनका प्रॉब्लम। बोल बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर, ईमानदारी से। चलो यूनिट नंबर 1 के अंदर एक अंतिम पॉइंट और डिस्कस करने का बनता है, नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट के। नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट के बाद फिर हम गुडविल पे बात करेंगे बेटा। बच्चों जब नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हम दो नेचर के बना सकते हैं, नंबर 1 फिक्स नेचर, नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग नेचर। अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ऐसे केस में हम एक ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है एक सिंगल प्लेस पे हम लिख रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि जितने भी रेकरिंग और नॉन रेकरिंग सभी तरह के ट्रांजेक्शन पार्टनर को एक ही जगह पर मिल जाएंगे। कैसे, जैसे देखो जी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस है। अब नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन जो कभी कभार होने वाले ट्रांजेक्शन है, जैसे किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई या किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल में हिस्सेदारी कम की, वो सब अपने को यहां लिखना है। डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन जैसे किसी पार्टनर का सैलरी बनता है, किसी का बोनस बनता है, किसी का कमीशन बनता है, किसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया या प्रॉफिट में आपने हिस्सा दिया या लॉस में हिस्सा, उनके ऊपर हमने चार्ज करा। बट जो भी ट्रांजेक्शन होंगे जो डे टू डे या कभी कभार होने वाले ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन एट अ सिंगल प्लेस आपको मिलेंगे कैपिटल अकाउंट पर, उससे सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहां से दिखाई देंगे। इस कैपिटल को क्या नाम देंगे, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि ओपनिंग जो कैपिटल थी क्लोजिंग डेट की कैपिटल बट नेचुरली चेंज हो जाती जमाने भर के ट्रांजेक्शन एक ही जगह लिखने के कारण। सेकेंड, मैंने आप लोगों को रेगुलर लेक्चर में काफी डिटेल में बताया था जिसको नाम देते हम लकी भाई का कहना है इसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि प्रॉफिट जो बांटना हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो डीड में मेंशन उसके अकॉर्डिंग ही बांटना है, और डीड में अगर रेशो मेंशन नहीं है ना बेटा तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट बांट देते हैं इक्वल रेशो में। तो कैपिटल अकाउंट आप किस नेचर का बना रहे हैं उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लकी। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों, अगर आप फिक्स नेचर का कैपिटल लेके चल रहे हैं, इस मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, भाई तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:2:1 है, उन्होंने कैपिटल लगाई 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, तो उस कैपिटल को हम अलग ही कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं और जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको एक सेपरेट अकाउंट में लिख लेते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। डे टू डे एक्टिविटी कैसे, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, किसी को बोनस मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है, किसी को फीस मिल रहा है, किसी को रेम्युनरेशन मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, ड्राइंग्स हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो एक सेपरेट अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर हम लिख लेते हैं। और उसमें फायदा ये हो जाता है कि करंट अकाउंट का अगर नेगेटिव बैलेंस दिखता है तो इससे हमें समय रहते पता लग जाता है कि पार्टनर ने उसका जो अमाउंट बनता था सैलरी का या प्रॉफिट में हिस्सा बनता था उससे ज्यादा ड्राइंग कर लिया है, हम उससे समय रहते रिकवरी कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में यहां पर बेनिफिट ये हो जाएगा, ओपनिंग जितनी कैपिटल है वही कैपिटल क्लोजिंग डेट के दिन भी रहेगी और वही कैपिटल अनअफेक्टेड सालों तक शो होती चली जाएगी। तो इस तरह के कैपिटल को नाम देते हैं हम फिक्स कैपिटल, जहां पर कि एक अकाउंट और हम खोलेंगे जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। बोलिए बच्चों, क्या यूनिट नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों लकी, कृष्णा, अविश, ऑफलाइन
अरे बेटा स्टार्ट। अब हम यूनिट नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं बेटा। देखो पार्टनरशिप के अंदर यूनिट 1 और 2 ये तो चलो इंट्रोडक्टरी, यहां से इंस्टीट्यूट का फोकस कम होता है, लेकिन फिर भी यहां से थ्योरी और ट्रू फॉल्स निकाले जा सकते हैं और छोटे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों जब गुडविल की बात करते हैं तो आज की तारीख में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल को ट्रीट करता है। गुडविल का वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग एंट्री, रिटर्न ऑफ, ये तमाम बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बात करता है। गुडविल का डेफिनेशन देखो जी, कई बार गुडविल का डेफिनेशन आप लेते हैं कि साहब किसी फॉर्म का रेपुटेशन, उसका नेम, फेम, ये तमाम बातें हम बोलते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर बात देखें तो लॉजिकली बनता गुडविल दैट मींस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। भाई आपके पास अगर एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, आपके कॉम्पिटिटर की तुलना में या नॉर्मल मार्केट की तुलना में आप ज्यादा पैसा कमाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है ना, वो आपका गुडविल का इंडिकेटर है। तो गुडविल का सही अगर डेफिनेशन हम कहें तो नॉर्मल मार्केट की कंपैरिजन में आप अगर 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो जो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी वो आपकी गुडविल है। गुडविल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, पुराने समय में बेटा गुडविल को रेस कर दिया जाता, गुडविल रेस कर दिया जाता था, मतलब जैसे 3 पार्टनर बैठे, पार्टनर एबीसी फालतू बैठे, आज उनको लगता है हमारी गुडविल है, तो एक काम करते हैं गुडविल हम बुक में लिख ले, तो एंट्री कर लेते थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी, तीनों की कैपिटल बढ़ा ली, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिख ली। इसको बोलते थे गुडविल के बदले में ना पैसा आया ना गया, लेकिन आपने गुडविल को अपनी किताबों के अंदर रेस कर लिया। आज की तारीख में हम इस तरह की एंट्री नहीं करते, बुकिश एंट्री है, मन मर्जी से बैठ के आप अपने हिसाब से गुडविल बढ़ा लोगे और कैपिटल बढ़ा लोगे, जो कि गलत है। तो अब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल, बुकिश गुडविल या रेस गुडविल नहीं आती, गुडविल तभी आती है जबकि उसके बदले में मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, यानी मनी ट्रांजेक्शन हुआ हो, मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो। अच्छा, यही अगर हम टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करें तो आप लोगों ने बेसिक 11th 12th के अंदर पढ़ी होगा, पर्सन से रिलेटेड गुडविल, प्लेस से रिलेटेड गुडविल, क्वालिटी ओरिएंटेड गुडविल, पर्सन रिलेटेड गुडविल, किसी पर्टिकुलर पर्सन की गुडविल जिसको आप डॉग के नेचर की गुडविल कहते हैं। यहां हम ये मान के चलते कि जिस तरह से डॉग स्वामी भक्त होता है, उसी तरह से गुडविल भी बिजनेस के मालिक से कनेक्टेड है। बिजनेस का मालिक, जैसे एग्जांपल है अमिताभ बच्चन, अगर मान लो कोई ज्वेलरी शोरूम डालेंगे तो वो भी चलेगा, होटल डालेंगे तो भी चलेगा, इसी तरह से मान लीजिए ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस डाल दिया तो भी चलेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक नेम, फेम, रेपुटेशन गुडविल है। इसको बोलते हैं पर्सन रिलेटेड गुडविल। दूसरा हमने बात किया था प्लेस रिलेटेड गुडविल, जैसे प्राइम लोकेशन की गुडविल होती है। भाई मान लीजिए आपने ज्वेलरी का बिजनेस डालना है तो सराफा में स्टार्ट किया, या इसी तरह से मान लीजिए कपड़ा मार्केट के अंदर आपने एक होलसेल क्लॉथ मर्चेंट के तौर पे बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके चलने के चांसेस ज्यादा हैं। आप ये नहीं कर सकते कि ज्वेलरी की अच्छा शोरूम आप सब्जी मंडी के अंदर डालें या सब्जी भाजी का ठेला लेके आप सराफा मार्केट में पहुंचे। तो एक पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल होती है। कई बार हम उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए ज्यादा पेमेंट देने की स्थिति में होते हैं। जैसे मेन कोई एरिया है और वहां फ्रंट मेन रोड ऑफिस, अगर हमारे सामने कोई ऑफिस आ रहा है तो सामने वाला हो सकता है उसके 50 लाख के बजाय 10 लाख रुपए आपसे ज्यादा ले रहा है, और 10 लाख रुपए अगर ज्यादा देना पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल है, जिसको हम केट के नेचर की गुडविल भी बोलते हैं। रेट के नेचर की गुडविल, रेट यानी यहां हम बात करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड गुडविल, जहां कस्टमर किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस से नहीं जुड़ा है, उसको क्वालिटी से मतलब है, जहां क्वालिटी मिलेगा वहां कस्टमर जाएगा। जैसे कृष्णा भाई ये बहुत अच्छी चाय बना रहे, कस्टमर कृष्णा की दुकान में जाए। लकी मान लो बहुत उनसे अच्छी चाय बनाना चालू कर दी, तो सारे कस्टमर इधर से लकी के यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये डबल डबल, इन्होंने उसी सेम क्वालिटी की चाय और साथ में पानी का पाउच फ्री, तो अभी किधर दौड़ पड़ेगी। तो इसको नाम देते हैं हम क्वालिटी ओरिएंटेड गुडविल।
देखो ये सारी बातें 11वीं 12वीं के बच्चों को समझा दो। हम तो यहां पर एक ही बात लेके चलते हैं, गुडविल दैट मींस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, नॉर्मल मार्केट के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखते हो तो गुडविल है, अदरवाइज नहीं। बराबर बेटा। अब बात आती है गुडविल वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए हम 4 अलग अलग मेथड बात करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा एन्युटी मेथड और चौथे नंबर पे आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। चलो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड में हम 2 स्टेप के अंदर काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है। हम ये हमारा करंट ईयर है, यहां एक नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, तो हम स्टेप नंबर 1 के अंदर तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे? पिछले 3 वर्षों में आपने कभी 50, कभी 40, कभी 60 कमाए, तो एक एवरेज करके हमने ऑन एन एवरेज निकाल लिया, हमारा 50,000 रुपए प्रॉफिट है। एवरेज हम कैसे निकाल रहे हैं? सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं भाई, कभी 60 कमाए, कभी 40 कमाए, कभी 50 कमाए, क्योंकि आपके प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन से डेविएशन है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर टोटल प्रॉफिट देखें 3 साल का तो 1.5 लाख रुपए है, नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर है, इससे डिवाइड करा तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आके 50 है। अगले स्टेप के अंदर हम ले लेते हैं गुडविल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। तो आपका एवरेज गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 3 साल मेंशन है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो गुडविल आएगी। ये गुडविल आएगी फॉर्म की। अच्छा, 3 साल या 5 साल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस बात को शो कर रहा है कि आज की तारीख में तो 50,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिटेबिलिटी मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 साल है तो हम 3 साल तक मेंटेन करने की स्थिति में। बराबर बेटा? पक्का? अब बच्चों ये तो मैंने आपके सामने एवरेज प्रॉफिट रखा। अभी मैं मेथड नंबर 1 के अंदर ही बात करूं, एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही। मान लीजिए आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जैसे 30,000 से फिर 40 हुए, फिर 70 हुए, फिर 80 हुए, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, या प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में, डे बाय डे डिक्रीज हो रहे। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में ना तो फिर वेटेड एवरेज करो। बराबर बेटा? वो सिंपल एवरेज। अगर प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहे, एक जैसे इंक्रीज हो जरूर नहीं, बट बढ़ रहे, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वहां क्या करेंगे? वेटेड एवरेज। अब एग्जामिनर दे देगा, अगर नहीं दे तो आप सिंपल 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? जो हमारा करंट ईयर है, मान लो आपका करंट ईयर है 2024, यहां गुडविल निकालने के लिए बैठे, तो जो आपके सबसे नजदीक है उसको सबसे ज्यादा वेट, और जो सबसे दूर है उसको सबसे कम वेट। ये तो प्रॉफिट है, अगर लॉस भी होता तो भी वेट हम 1 2 3 4 5 लेते। लकी देखो कितना बढ़िया दिमाग लाया है, चाय के साथ चटनी फ्री। लकी यही तो आपकी गुडविल नेगेटिव कर देगा बेटा। हाँ चलो अपन बात कर रहे थे गुडविल की। चलो ध्यान दो बेटा, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कितनी मेथड है बच्चों? 4 में से पहली मेथड कौन सी? एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हमने 2 स्टेप में काम करना है। पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी आपके पास रिकॉर्ड है उनका हमने एवरेज निकाला। हम निकालेंगे सिंपल एवरेज। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में तो वेटेड एवरेज। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब मान लो जी आपके सामने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड दिए में है और ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए में, अब ये प्रॉफिट दिए होंगे आपको पीएनएल के अकॉर्डिंग। मान लो पिछले 4 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल लॉस भी हुआ होगा, किसी प्रकार का एबनॉर्मल गेन भी हुआ होगा, एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस या गेन भी हुआ होगा, तो उनको भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना कर रखा होगा आपने। और हमें गुडविल निकालने के लिए कैसे प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल। तो इसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी हुई है तो एबनॉर्मलिटी को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और हमें कैसे प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल। कैसे निकालेंगे वो समझो। जैसे सपोज करें 2022-23 में 50,000 रुपए का लॉस हुआ था ड्यू टू फायर। फायर के कारण लॉस हुआ तो प्रॉफिट कम हो गए थे।
प्रॉफिट कम है उसको एड बैक कर दो ताकि एबनॉर्मलिटी को हम हटाएं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाले। मान लीजिए 21-22 में 40,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन हुआ था। एबनॉर्मल गेन जैसे एसेट को बेचने पे गेन हुआ या इन्वेस्टमेंट को बेचने पे गेन हुआ, वो आपने पीएनएल के क्रेडिट में लिखा होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हटाओ उसको क्योंकि एबनॉर्मल आइटम है। मान लीजिए 20-21 में कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना रह गए थे तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करो। सिमिलरली 19-20 में कोई अनरिकॉर्डेड इनकम को रिकॉर्ड करना रह गया तो अब रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड करो मतलब गुडविल के पर्पज से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर बड़ा। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको स्टॉक से रिलेटेड दे दिया जाता है कि सब मान लो 21-22 में हमने जब क्लोजिंग स्टॉक निकाला था तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर लिया था। ये देखो जी 21-22 में मान लीजिए आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लिया तो बोलो जी ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो बोलो जी आपका जीपी भी बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलो इस साल जीपी आपका बढ़ा हुआ है और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, बराबर बढ़ा। चलो पहले तो हम इस साल की बात करें। अगर हमने 21-22 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो जीपी ज्यादा। बताओ जी इस साल आपका जीपी ज्यादा था, क्या करना पड़ेगा उसको? कम। और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। और अगले साल अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाए थे, खर्चे ज्यादा दिखाए थे, खर्चे ज्यादा दिखाए थे तो प्रॉफिट क्या हो गए थे आपके? कम। अब प्रॉफिट में बढ़ा दो। देखो बेटा पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो अगले साल क्या बन जाएगा? तो क्लोजिंग ज्यादा था तो इस बार ओपनिंग भी ज्यादा होगा कि नहीं? और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, ओपनिंग स्टॉक खर्चा ज्यादा होता है तो प्रॉफिट क्या देंगे आपके? कम। मतलब प्रॉफिट कम लिखे थे आपने, प्रॉफिट जोड़ो, पक्का। और ये सब एक्टिविटी करके हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं नॉर्मल करेक्टेड प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस का नॉर्मल करेक्टेड प्रॉफिट है। और ये जो नॉर्मल करेक्टेड प्रॉफिट हमने निकाला 60,000, 90,000, 90,000, 70,000। अब इस प्रॉफिट में देखेंगे हम, अगर मान लो प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेड एवरेज लेंगे, अप्स एंड डाउन से तो कौन सा एवरेज लेंगे? सिंपल एवरेज। देखो जी 60,000, 90,000, 90,000, 70,000 ये प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन से सिंपल एवरेज लिया हम लोगों ने। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस मान लो 3 साल दिया था तो 3 साल से मल्टीप्लाई करा, 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी 2,32,500। बोलिए बच्चों यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ऑनलाइन? ओके बेटा। चलिए बच्चों अब मैं मेथड नंबर 2 की ओर लेके चलता हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो इनसे केस में 4 स्टेप में काम करेंगे। देखो जी स्टेप नंबर 1 आपका सेम रहेगा, वही एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए पिछले 3 साल 5 साल या 7 साल जो भी रिकॉर्ड दिए वो 3 साल 5 साल 7 साल के प्रॉफिट का आप एवरेज निकालो। और एवरेज निकालने के पहले अब ये देखो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या अनरिकॉर्डेड इनकम या क्लोजिंग स्टॉक का अंडर या ओवर वैल्यूएशन हुआ तो वो सारे रेक्टिफिकेशन करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट लेके आओ। और वो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में है ना तो वेटेड एवरेज, और मान लो अप्स एंड डाउन से तो फिर सिंपल एवरेज। तो वही पूरी एक्सरसाइज जो मेथड 1 में की थी वो यहां आपने को करनी है। मान लीजिए आपके सामने पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए, 4 साल के प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन से डिवाइडेड बाय 4 करा तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये शो करता है कि आपकी दुकान में ऑन एन एवरेज आप इतना नॉर्मली प्रॉफिट कमाते हैं। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अब सॉरी ये हमारा प्रॉफिट आया एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी ये हमारा कौन सा प्रॉफिट था बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम निकालने जा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम देखेंगे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हमने धंधे में लगा रखे और 4 लाख रुपए लगा के हम अब चेक करो 47,500 कमा रहे। यही आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट रेट भी होगा। नॉर्मली मार्केट में लोग कितना कमाते हैं? 10% के रेट से कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा,
इस आधार पे निकलता है कि और भी लोग इस तरह का बिजनेस करे तो कितना रेट से प्रॉफिट कमा रहे, या ये इस आधार पे भी निकलता है कि भाई आपने पैसा बैंक में रखा होता तो बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना होता, उसमें रिस्क रेट भी दे दिया जाता, तो उसको जोड़ के हम निकाल लेते हैं। जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट दिया 8% और 2% रिस्क रेट दिया, 8 और 2 10%, हमें मान के चलते हैं कि हमें कम से कम 10% का रिटर्न तो मिलना चाहिए। चलो जी, ये आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम निकाल देंगे बच्चों सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब ये निकला कि हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में 7,500 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे ना। हम गुडविल पर, गुडविल का फॉर्मूला क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3 साल है तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 साल है तो 5 से मल्टीप्लाई। नहीं बेटा, यस, बोलो बच्चों, यहां तक सब बच्चों को क्लियर। बोलो जी, गुडविल वैल्यूएशन के लिए बेटा कितनी मेथड समझिए बच्चों, मैंने आपको 2। पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट, दूसरी मेथड, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एन्युटी मेथड। अब हालांकि एन्युटी मेथड पर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन अगर देगा तो आपको एन्युटी फैक्टर भी देगा। लकी का कहना है इन्फ्लेशन, लकी इन्फ्लेशन की जो बात आती है बेटा वो एन्युटी मेथड के अंदर आती है बच्चों। लकी इन्फ्लेशन की बात एन्युटी मेथड के अंदर आती है। चलो मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों, सुनना। सपोज करिए आपके सामने पिछले 4 साल के प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है, 60,000, 50,000, 90,000, 1 लाख। या आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट रेट है 12%, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको दिए 4 साल, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया 10% की रेट से, हमें एन्युटी फैक्टर निकालना। अब बच्चों ध्यान दो, चलो जी स्टेप नंबर 1, इसमें निकालेंगे बेटा अपन एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट है आपके पास। अगर प्रॉफिट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वेटेड एवरेज रखिए, प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स हो तो सिंपल एवरेज रखिए। ये देखो जी, हमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट लिए, डिवाइडेड बाय 4 करा कि मेरे पास आ गए एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हम टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट रेट से अप्लाई करा तो मेरे पास आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। हम कमाते हैं 75,000, मार्केट कमाता 36,000, मार्केट से कितना सुपीरियर है 39,000। देखो ये 3 स्टेप तो वैसी चलेगी जो पिछली मेथड के अंदर समझेगी। अब इस मेथड के अंदर जो नई स्टेप आएगी वो आएगी स्टेप नंबर 4। आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एन्युटी फैक्टर से। अब एन्युटी फैक्टर आपको दिया हो सकता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एन्युटी फैक्टर अगर नहीं दिया है तो उसका फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते बच्चों। कैसे निकालते देखो, मान लीजिए आपको इन्फ्लेशन का रेट दिया 10%, तो पहले साल का फैक्टर निकलता 100/100 प्लस रेट इन 100/110, तो ये पहले साल का फैक्टर निकल के आया। दूसरे साल का फैक्टर इसी पहले साल के फैक्टर को लेके 100/110 करेंगे तो ये देखो जी दूसरे साल का फैक्टर निकलेगा। सिमिलरली 100/110 करेंगे तो ये तीसरे साल का फैक्टर निकल के आएगा। सिमिलरली ये चौथे साल का फैक्टर निकल के आएगा। अभी किस बात को शो करता है वो समझो, ये इस बात को शो करता है कि भाई देखो आपके पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमने देखा, उसके बेसिस पे यहां गुडविल निकाल ली। अब आप गुडविल के नाम पे पैसा यहां रखवा तो लेते हो, सॉरी ये बोल के कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएंगे कब, ये आएंगे पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे साल के अंत में। और गुडविल का पैसा तो आप यहां पर एडमिशन के समय अभी रखवा लेते, और नॉर्मल इन्फ्लेशन का रेट 10% है और 4 साल का परचेज बोला है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम, उस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 100/100 प्लस रेट। तो पहले साल का फैक्टर निकल के आया
9.90, ये इस बात को शो करता है जो आज 1 रुपया दिख रहा ना, 1 साल बाद उसकी कीमत 90 पैसे है। दूसरे साल का फैक्टर 82 पैसे निकल रहा, मतलब जो आज 1 रुपया ना वो मेरे को मिलेगा दूसरे साल के अंत में। प्रॉफिट फर्म कमाएगी, सुपर प्रॉफिट कमाएगी, उसमें मेरे को नए पार्टनर को हिस्सा देगी। तो दिखने का 1 रुपया, लेकिन उसकी कीमत 82 पैसे के बराबर है। तीसरे साल के अंत में जो पैसा मिलेगा 75 पैसे के बराबर है। चौथे साल के अंत में जो पैसा मिलेगा 68 पैसे के बराबर है। इन सबको प्लस करेंगे तो ये मेरे सामने प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल के आएगी। ये गुडविल किसकी आएगी? फर्म की। चलो तीसरी मेथड की ओर मैं बात करता हूं, चौथी मेथड की ओर मैं बात कर रहा हूं। चौथी और अंतिम मेथड हमारे सामने बनती है कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टेप नंबर वही रहेगा, सेम आपके पास, वैसे निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 भी वैसे ही रहेगा जैसे अभी तक करते आए, हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 भी वैसे ही रहेगा, यहां हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। अब जो चेंजेस आएगा स्टेप नंबर 4 के अंदर, यहां गुडविल का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट रेट। बराबर बेटा? चलो जी, सुपर प्रॉफिट मान लो पिछले क्वेश्चन में था आपके पास 39,000, नॉर्मल प्रॉफिट रेट 12%। निकालो बेटा गुडविल का वैल्यू, डबल कैलकुलेशन करो बेटा जल्दी फटाफट, गुडविल का अमाउंट बताओ। 39,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 3,25,000। अच्छा बच्चों, मैंने यहां सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से निकाला, तो बच्चे इसको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के भी कर सकते। बात एक ही है बेटा, यहां हम ये बताना चाहते हैं कि देखो जी, हम 3 लाख रुपए की कैपिटल लगा के, हम 3 लाख रुपए की कैपिटल लगा के कमाते 75,000। 3 लाख की कैपिटल लगा के नॉर्मल मार्केट हमारा 36,000, हम नॉर्मल मार्केट से 39,000 रुपए ज्यादा है। आज अगर कोई बंदा 39,000 रुपए और कमाना चाहता है तो उसको 39,000 रुपए और कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? क्योंकि रिटर्न तो 12% के रेट से, तो ऐसे केस में उसको 3,25,000 रुपए और लगाना पड़ेगा। वो 325 हमें नहीं लगाना पड़ रहा है, तो वो 3,25,000 हम लोगों के लिए क्या है? गुडविल। चल बड़ा बोलो, गुडविल वैल्यूएशन के लिए कितनी मेथड पे काम करेंगे आप? 4। अब बच्चों यहीं पर अंत में एक महत्वपूर्ण बात हो, गुडविल का अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करेंगे? तो वैसे ये मैं आप लोगों को एडमिशन के चैप्टर के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर, डेथ के अंदर बताऊंगा, लेकिन फिर भी जस्ट हिंट के तौर पे ध्यान से सुन लीजिए। देखो जी, गुडविल का वैल्यूएशन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें तब करना है जबकि पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज हो। जैसे किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, किसी का रिटायरमेंट हुआ, किसी की डेथ हुई, 2 पार्टनरशिप फर्म मर्ज होकर नई पार्टनरशिप फर्म बनी, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, इन सभी परिस्थिति में हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कैसे करते हैं? देखो जी, हम मान लीजिए पार्टनर ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, नया पार्टनर सी आ रहा है। सी के आते समय गुडविल का वैल्यूएशन मैंने करा 60,000। अब सी अगर 60,000 के लिए पार्टनर बनता है, इन फर्म की टोटल गुडविल 60,000 है, और सी अगर 16 के लिए आ रहा है, तो ऐसे केस में सी को 10,000 रुपए गुडविल के लाके देना चाहिए।
और सी 10,000 के गुडविल के लाएगा तो पैसा ए और बी में बटेगा कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा और पैसा बचे हुए पार्टनर में बटेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि सी के आने से ए और बी सैक्रिफाइस करे। अब ये एडजस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका तो हमारे सामने बनता है, आप ये एडजस्टमेंट प्राइवेटली कर लीजिए, मतलब सी ने पैसा लाया और ए और बी ने आपस में बांट लिया, तो ऐसे केस में हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। दूसरा तरीका हम लोगों के सामने बनता है कि सब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और ये पैसा फर्म के अंदर ही रखा जाएगा। अब बताओ सी 10,000 रुपए गुडविल के लाया तो पहली एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट को डेबिट, फर्म बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, गुडविल को क्रेडिट कर सकते हैं, प्रीमियम को क्रेडिट कर सकते हैं, सीज कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री में गुडविल, प्रीमियम में सीज कैपिटल को मैंने कर दिया डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम ए और बी को कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अभी दोनों एंट्री का इफेक्ट देखोगे तो गुडविल और ये अकाउंट क्लोज हो गया, अल्टीमेटली इधर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उधर ए और बी की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। पक्का बेटा? चलो एक केस नंबर 3 बनता है जहां पर कि हम बोलते हैं नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है और इमीडिएटली पुराने पार्टनर गुडविल का पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। तो पहली दो एंट्री तो सेम हो जाएगी जो अभी मैंने बताई थी पिछले केस में। पहली एंट्री में पैसा लाने की एंट्री, दूसरे में गुडविल का मुनाफा बांटने की एंट्री, तीसरी एक एंट्री और करनी पड़ेगी, पार्टनर ए और बी गुडविल का पैसा ले जाएंगे तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू यस। इस केस में तो नो एंट्री है ना बेटा। देखो अभी तक मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा, प्राइवेटली आउटसाइड द फर्म, उसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे, गुडविल का लेन देन पूरा बाहर कर लिया। दूसरे में गुडविल का पैसा लाए, फर्म के अंदर हमने रखा। तीसरे में गुडविल का पैसा लाए और हाथों हाथ विड्रॉ भी कर लिया। ये चलो 3 तो रूटीन केस है। अब एक चौथा इंपॉर्टेंट केस बनता है जहां पर कि गुडविल का एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे करेंगे, जो भी इनकमिंग पार्टनर है सी, कोई गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देते, सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और ए और बी की कैपिटल को जो कि ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि सी के आने से ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां आपके सामने एंट्री क्या बन जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। कर सकते हैं बेटा, यूजुअली इसको कैपिटल अकाउंट से करिए क्योंकि वो एडजस्टमेंट है जो कि बार बार नहीं होते। जब अंत में कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में कैपेबल नहीं है और पार्टनर एग्री करते हैं कि एक बार का गुडविल अकाउंट को रेस कर दो और हाथों हाथ रिटर्न ऑफ कर दो। अब देखो नया पार्टनर आने को तो तैयार है, गुडविल भी मानता है, बट गुडविल का पैसा देने की स्थिति में नहीं, उसके पास फंड्स नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक बार का गुडविल अकाउंट को रेस कर देंगे। गुडविल को रेस करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, और ये रेस करेंगे तो किसके बीच में रेस करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, गुडविल अकाउंट जब भी रेस करेंगे ना बच्चों, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, और रेस करने से देखो बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट में इधर गुडविल आ जाएगी और लायबिलिटी में देखो तीनों पार्टनर की दोनों की कैपिटल बढ़ गई। अब एक नई दिक्कत, बैलेंस शीट में देखो गुडविल दिख रहा है, सीए के तौर पे हम ऑब्जेक्ट करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में अब इस तरह से गुडविल दिखा नहीं सकते हो, तो हम इमीडिएटली गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की बात करेंगे। और गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो रिटर्न ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करेंगे और ये रिटर्न ऑफ किसके बीच में करेंगे, न्यू पार्टनर न्यू रेशो। अब इन दोनों एंट्री को अगर आप एडजस्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये वही एंट्री बनेगी जो इसके पहले वाली एंट्री थी, क्योंकि एक बार में ओल्ड रेशो है, यहां पर देखो ओल्ड रेशो है और यहां बताओ कौन सा रेशो है, न्यू। वो बंदा गुडविल लाया नहीं लेकिन उसका अमाउंट हमने किस में एडजस्ट कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। पक्का बच्चों? सेम यही बातें मैंने आप लोगों को रिटायरमेंट या डेथ के केस में बात करते हैं। वहां हमने बात किया था सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो यहां कौन सा रेशो आ जाएगा, गेनिंग। देखो जी, सपोज करें पार्टनर सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, फर्म की गुडविल 60,000 है, सी जा रहा है तो सी का हिस्सा बनता है मान लो 2/10,
तो उसको 12,000 रुपए मिलने चाहिए। और ये देंगे कौन? ए और बी। कौन से रेशो में? गेनिंग। सी के जाने से ए और बी गेन कर रहे हैं, गेनिंग रेशो में। उसको भी तीन तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहला प्राइवेटली, प्राइवेटली के केस में एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा केस कैपिटल अकाउंट के थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और कैपिटल अकाउंट के थ्रू करने जाओगे ना तो ऐसे केस में सी की कैपिटल को तो मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा 12,000 से, ए और बी की कैपिटल को डेबिट करना पड़ जाएगा 7,500 और 4,500। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। क्योंकि सी जा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो, और उसके जाने से फायदा किसको हो रहा है? ए और बी। तो उन दोनों की कैपिटल कम कर। तीसरा एक कॉम्बिनेशन और बनता है जहां पर कि एक बार का गुडविल को रेस कर दो, और ऑलवेज ध्यान रखना रेस करेंगे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, इमीडिएटली रिटर्न अप कर दो। रिटर्न अप किसमें करेंगे? न्यू पार्टनर न्यू रेशो। दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे तो वही एंट्री बनेगी जो उसके पहले वाली एंट्री थी, जहां पर किसी जाने वाला तो उसका कैपिटल 12,000 से बढ़ेगा, ए और भी गेनिंग पोजीशन में तो उनकी कैपिटल कम होगी गेनिंग रेशो में। चल बेटा, यहां हम लोगों ने गुडविल और पार्टनरशिप फॉर्म इंट्रोडक्टरी दोनों पार्ट को कंप्लीट किया। बाकी बेटा हम अब कल के लेक्चर में बात करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे एडमिशन, परसों बात करेंगे रिटायरमेंट डेथ, और उसके बाद के अंतिम 2 लेक्चर के अंदर डिसोल्यूशन की बात करेंगे। आज हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म यूनिट नंबर 1 का बेसिक इंट्रोडक्टरी एंड गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की बात की। चलिए बेटा सेशन को एंड करते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।